नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 22 सितंबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, ईवी रामास्वामी कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यह समाज में कुछ कुलीन वर्गों के हितों की पूर्ति करता है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईवी रामास्वामी कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा नहीं रहे हैं। अगर हम ईवी रामास्वामी की बात करें तो ईवी रामास्वामी एक तमिल राष्ट्रवादी राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्हें आदर से पेरियार के नाम से संबोधित किया जाता था। उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन, जिसे हम द्रविड़ आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, उसे प्रारंभ किया था और उनके द्वारा जस्टिस पार्टी का गठन किया गया था जिसे बाद में द्रविड़ कड़गम कहा जाने लगा। लेकिन अगर हम उनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो पेरियार ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अपने गृहनगर ईरोड में एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया था। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वह गलत है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईवी रामास्वामी कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा नहीं थे, जबकि हमने अभी अभी देखा कि ईवी रामास्वामी ने अपना राजनीतिक जीवन कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया था। यानी कि यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, ईवी रामास्वामी वायकोम सत्याग्रह का समर्थन करने के लिए तमिलनाडु से आए थे। अगर हम वायकोम सत्याग्रह की बात करें तो आपको यह ध्यान में रखना है कि वायकोम केरल में स्थित है और वहां पर अस्पृश्यता को लेकर के काफी कड़े नियम थे, जिसके अनुसार किसी भी मंदिर के आसपास वाली सड़क पर दलित और हरिजन का चलना वर्जित था। और इन्हीं के खिलाफ एक आंदोलन वहां पर शुरू किया गया जिसे कि हम वैकोम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और वहां पर केरल के कांग्रेस नेताओं के निवेदन पर पेरियार ने वैकोम आंदोलन का नेतृत्व किया। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इस आंदोलन में भाग लेने के लिए पेरियार यानी कि ईवी रामास्वामी तमिलनाडु से केरल गए थे और वहां पर उन्होंने इस सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया था। और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन पूरी तरीके से सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दूसरा कथन सही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर ईवी रामास्वामी के ऊपर चर्चा भी हुआ है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं। और यहां पर आपको 4 विषयों के नाम दिए गए हैं। यहां पर पहले पॉइंट में लिखा हुआ है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। अगर हम इस विषय की बात करें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का भाग है और इसीलिए यहां पर जो पहला पॉइंट है वह गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे पॉइंट को। दूसरे पॉइंट में है विवाह और तलाक। अगर हम इस विषय की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं ये है कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। और यहां पर जो 5वां पॉइंट है वहां पर लिखा हुआ है मैरिज एंड डाइवोर्स, यानी कि ये जो मैरिज एंड डाइवोर्स है वह कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है, यानी कि यहां पर जो पॉइंट 2 है वह समवर्ती सूची का हिस्सा है। आइए देख लेते हैं तीसरे पॉइंट को। तीसरा पॉइंट है आपराधिक प्रक्रिया। अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट को देखें तो यहां पर जो पॉइंट नंबर 2 है यहां पर लिखा हुआ है क्रिमिनल प्रोसीड्योर, यानी कि आपराधिक प्रक्रिया। इसका मतलब है कि यह विषय भी कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी कि समवर्ती सूची में है। आइए देख लेते हैं चौथे पॉइंट को। और चौथा पॉइंट है दान और धर्मार्थ संस्थान। अगर हम इस लिस्ट को देखते हैं तो यहां पर जो पॉइंट नंबर 28 है वहां पर लिखा हुआ है चैरिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये विषय भी कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची का हिस्सा है, यानी कि यहां पर जो चौथा पॉइंट है वो भी समवर्ती सूची में सम्मिलित है। और इसके आधार पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर लिखा हुआ है 2, 3 एंड 4। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है रॉ ओवर चेंजेस टू मैरिज एक्ट। और इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं।
यहाँ पर पहला कथन है भारत एशियाई विकास बैंक का संस्थापक सदस्य है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम एडीबी की स्थापना की बात करें तो भारत 1966 में एशियाई विकास बैंक का संस्थापक सदस्य रहा है और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है एशियाई विकास बैंक में जापान सबसे बड़ा भागीदार है, उसके बाद चीन और भारत का स्थान है। तो अगर हम भारत के स्थान की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत का स्थान जो है वो यहाँ पर तीसरा है। अगर हम एडीबी में भारत के स्थान की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि भारत एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है, यानी कि यहाँ पर जो कहा गया है कि भारत का जो स्थान है वो तीसरा है, वह गलत है। यहाँ पर भारत का स्थान जो है वो चौथा है, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है केवल एशियाई देश ही एशियाई विकास बैंक का हिस्सा हो सकते हैं। अगर हम एडीबी के सदस्यों की चर्चा करें तो आपको यह ध्यान में रखना है कि फिलहाल एडीबी में 68 सदस्य हैं और इन टोटल सदस्यों में से 49 ऐसे देश हैं जो एशिया और प्रशांत के देश हैं और 19 ऐसे देश हैं जो एशिया और प्रशांत के बाहर के देश हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि एडीबी में एशियाई देशों के साथ साथ दूसरे देशों को भी जगह दिया गया है। और इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन गलत है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन गलत है। एडीबी से जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है एडीबी कट्स इंडियाज 2021-22 ग्रोथ फोरकास्ट टू 10%। और इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका एजेंट यानी कि नर्व एजेंट हैं। और यहां पर आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं। अगर हम नर्व एजेंट की बात करें तो इनका इस्तेमाल केमिकल वेपन के रूप में किया जाता है। और अगर हम इसके टाइप की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सरीन यानी कि जीबी यह नर्व एजेंट है। यहां पर ताबून का नाम आपको दिख जाएगा जीए। इसके अलावा सोमन यानी कि जीडी, साइक्लोसरीन, वीएक्स, तो ये सारे के सारे नर्व एजेंट हैं। तो यहां पर आपको सभी नर्व एजेंटों के नाम मैंने यहां पर आपको दर्शा दिए हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो सरीन यानी कि जीबी वो भी एक नर्व एजेंट है, सोमन वो भी एक नर्व एजेंट है, तबून वो भी एक नर्व एजेंट है और वीएक्स भी एक नर्व एजेंट है। यानी कि यहां पर सारे के सारे जो हैं वह नर्व एजेंट हैं। और इसके आधार पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारे के सारे नर्व एजेंट के एग्जाम्पल हैं। तो यहां पर इसकी उत्पत्ति को लेकर के वह किस तरीके से शरीर को इफेक्ट करता है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो इस इन्फोग्राफिक्स को आप लोग जरूर डाउनलोड करके रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है द थर्ड रशियन चार्ज फॉर अटैक ऑन स्पे। और यहाँ पर नर्व एजेंटों की चर्चा की गई है और इसी के आधार पर यह क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में आए दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक पार्टिकल डिटेक्टर आइस क्यूब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां पर पहला कथन है यह विश्व का सबसे बड़ा बर्फ में 1 घन किलोमीटर घेरे वाला न्यूट्रिनो संसूचक यानी कि न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। अगर हम आइस क्यूब की बात करें तो आप यहां पर आइस क्यूब के फिगर को देख सकते हैं और आइस क्यूब जो है वह साउथ पोल में एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, जैसा कि यहां पर कहा गया है कि वह एक न्यूट्रिनो डिटेक्टर है और यह विश्व का सबसे बड़ा बर्फ में 1 घन किलोमीटर वाला न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। यह बात पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है यह डार्क मैटर की खोज के लिए बनी शक्तिशाली दूरबीन है। तो यहां पर यह कथन भी बिल्कुल सही है। इसका इस्तेमाल डार्क मैटर की खोज के लिए किया जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है यह बर्फ में गहराई में दबा हुआ है। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेटरी है वह बर्फ के अंदर 2500 मीटर तक दबा हुआ है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर जो तीसरा कथन है वो भी सही है,
यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही हैं और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर तीनों कथन सही हैं। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं आर वैल्यू के ऊपर और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है इंडियाज आर वैल्यू बिलो 1 इन मिड सितंबर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहाँ पर यह बताया गया है कि शोधकर्ताओं के अनुसार भारत में कोविड-19 के जो आर वैल्यू हैं जिसे हम रिप्रोडक्टिव नंबर के नाम से भी जानते हैं वह अगस्त के अंत में 1.17 से गिरकर सितंबर के मध्य में 0.92 हो गया, जो कि दर्शाता है कि देश भर में जो संक्रमण का प्रसार है वह धीमा हो गया है। लेकिन यहाँ पर यह भी जानकारी दी गई है कि कुछ शहरों में जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में जो आर वैल्यू है वह 1 से ज्यादा है। अगर हम आर वैल्यू की बात करें जिसे हम रिप्रोडक्टिव नंबर के नाम से भी जानते हैं, वह यह दर्शाता है कि एक संक्रमित व्यक्ति औसतन कितने लोगों को संक्रमित करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह बताता है कि एक वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है और अगर इसकी संख्या कम होती है तो यहाँ पर यह हमारे लिए अच्छा बात है क्योंकि यह जितना कम होगा कोविड-19 का इन्फेक्शन का जो प्रसार है वो हमारे देश में उतना ही धीमा होगा। तो इस न्यूज को भी आप लोग ध्यान से देख लेंगे और यहाँ पर आर वैल्यू क्या होता है इसको भी आप लोग समझ लेंगे कि आखिर आर वैल्यू किन बातों को दर्शाता है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए हैं, आप लोग इनको रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।